विषय वस्तु। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का मतलब ये है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, किस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, वो मैटर क्या होता है। जैसे भूगोल यानी जियोग्राफी में हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी, धरातल, मौसम, वायुमंडल, जलवायु, पहाड़, पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जियोग्राफी में। पॉलिटिकल साइंस में हम देश तथा दुनिया की राजनीति का अध्ययन करते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसकी विषय वस्तु क्या होती है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं, इनका अध्ययन किया जाता है। अब सवाल यह है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, और क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ये समझ लीजिए। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। ओके, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। हम जो भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, सांस लेते हैं, सोते हैं, दुकानदारी करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, वो या तो आर्थिक क्रियाएं हैं या अनार्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, यानी मनुष्य की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आर्थिक क्रिया और नंबर 2 अनार्थिक क्रिया। अब बात यह है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु इन दो क्रियाओं में से किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं को। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अनार्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं और अनार्थिक क्रियाएं क्या हैं। आर्थिक क्रियाएं ऐसे कार्य हमारे जिनको हम अर्थ से यानी कि धन से संबंधित कर सकें। दूसरे ढंग से अगर मैं इसे को कहूँ तो हमारी वो सभी क्रियाएं जो धन कमाने या धन से संबंधित हैं, वो आर्थिक क्रियाएं हैं। और हमारी सभी क्रियाएं जिनका धन से कोई लेना देना नहीं है, धन से संबंधित नहीं है, वो अनार्थिक क्रियाएं हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर हम मंदिर, मस्जिद या चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं तो ये आत्मिक शांति के लिए है, ये धन के लिए नहीं है। क्या है? अनार्थिक क्रियाओं का ये उदाहरण है। अगर हम कृषि कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, इन क्रियाओं को हम धन से संबंधित करते हैं, ये धन के लिए है, तो वो क्रियाएं कहलाएंगी आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर आप समझ गए होंगे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु आर्थिक क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं जो धन से संबंधित हैं, और जो धन से संबंधित नहीं है वो अनार्थिक क्रियाएं हैं। और उन अनार्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है। अर्थात फाइनली अगर हम कहें तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ओके, अब ये जानना आपको जरूरी है कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जैसे आप मान लीजिए दुकान चलाते हैं तो वो आपकी आर्थिक क्रिया है। मान लीजिए आप सड़क में मजदूरी करते हैं, रोड बनता है उस पर,
वो आर्थिक क्रियाएं हैं। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, वो आर्थिक क्रियाएं, मतलब हजारों हो सकती हैं, तो उसको कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। आर्थिक क्रियाओं को अगर हम डिवाइड करें, बांटें, तो आर्थिक क्रियाओं को इस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है उपभोग। ओके, उपभोग का मतलब होता है किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, तो हम उसे कहते हैं उपभोग। सामान्यतः उपभोग का मतलब जिन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है वो समझते हैं कि खाना, उपभोग का मतलब खाने से संबंधित करते हैं, जबकि उपभोग का मतलब खाना नहीं है अर्थशास्त्र की भाषा में। अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोग का मतलब है ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, उपभोग कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, आपको भूख लगी है, आपने रोटी खाया, तो रोटी का आपने उपभोग किया। आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखे को चलाया, पंखे की हवा ली आपने, यानी कि गर्मी से आपको राहत मिली पंखे के द्वारा, तो आपने पंखे का उपभोग किया। आपको यहाँ से किसी स्थान, दूर स्थान जाना है, यात्रा करनी है, आपने अपने वाहन का प्रयोग किया, मतलब आपने वाहन का उपभोग किया। उपभोग का मतलब खाना नहीं, उपभोग का मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो आपकी आवश्यकता की संतुष्टि करती है, आपको संतुष्टि प्रदान करती है, उपभोग कहलाता है। हर बार वो उपभोग नहीं होता है। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत गर्मी लगी है और हमने पंखा चलाया, तो गर्मी से हमको राहत मिली, इसका मतलब हमने पंखे का उपभोग किया। लेकिन आपको बहुत ठंड लग रही है, दिसंबर जनवरी का महीना है, और आपने पंखा चला दिया, तो वहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं मिली, वहाँ पर आपको तकलीफ हो रही है पंखे की वजह से, तो वो उपभोग नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं मिली है। तो उपभोग का मतलब संतुष्टि का होना जरूरी है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी जरूरी है। ठीक है, आपको भूख लगी है तब कोई रोटी दे तो उपभोग कहलाएगा, क्योंकि तब आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन आपका पेट भरा हुआ है, आपको बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं है, और कोई जबरदस्ती रोटी आपके मुंह में ठूंसता है, तब आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, और वो उपभोग नहीं कहलाएगा। तो उपभोग का मतलब क्या हुआ? यदि कोई वस्तु हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, हमें उस वस्तु से उपयोगिता मिलती है, तो वो कहलाता है उपभोग। और ये उपभोग आर्थिक क्रियाओं का एक हिस्सा है, और ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। दूसरा, उत्पादन, प्रोडक्शन। उपभोग तभी हम कर सकते हैं जब उत्पादन हो। ओके, गौर कीजिए कि अगर हम पंखा का उपभोग करना चाहते हैं और उसका उत्पादन ही ना हो, मोटरसाइकिल का उपभोग करना चाहते हैं, उसका उत्पादन ही ना हो, तो उपभोग कर सकते हैं क्या? नहीं। उपभोग करने के लिए उत्पादन का होना जरूरी है। ठीक है, जब तक हम उपभोग नहीं कर सकते जब तक उत्पादन ना हो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जरूरी है, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के साधन की जरूरत होती है। उत्पादन तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास उत्पादन के साधन हों। 5 साधनों की जरूरत पड़ती है उत्पादन करने के लिए, जिन्हें हम उत्पादन के साधन कहते हैं। और ये 5 हैं:
पूंजी, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 श्रम, चौथा संगठन और पांचवा है साहस। ओके, ध्यान दीजिए, कोई भी उत्पादनकर्ता अगर उत्पादन करना चाहता है तो उन्हें इन 5 साधनों का जुगाड़ पहले करना पड़ेगा, तभी उत्पादन कर सकता है। अर्थात ये कहलाते हैं उत्पादन के साधन। इन 5 साधनों के बिना उत्पादन नहीं हो सकता। पूंजी, पूंजी का अर्थ है जैसे किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी फर्म में, किसी भी चीज़ में आपको पूंजी, मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहलाती है पूंजी। भूमि, उत्पादन करने के पहले हमको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप कृषि कार्य करें, चाहे आप इंडस्ट्री, कोई उद्योग लगाएं, ज़मीन में ही, भूमि पे ही लगाएंगे। इस स्पेस में तो हम उत्पादन करेंगे नहीं, तो भूमि की भी ज़रूरत पड़ेगी। उत्पादन करने के लिए श्रम यानी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना श्रम के तो आप पूंजी भी व्यवस्था कर लिए, भूमि की भी व्यवस्था हो गई आपकी, लेकिन बिना लेबर के, बिना श्रम के तो उत्पादन होगा नहीं। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइजर है वो ये बहुत अहम हिस्सा है उत्पादन में, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फर्म में अगर संगठनकर्ता ना हो तो उत्पादन संभव ही नहीं है। संगठनकर्ता का मतलब होता है ऑर्गेनाइजर, मैनेजर कह सकते हैं। ये करता क्या है, ये जो भूमि, पूंजी, श्रम, ये जो उपरोक्त 3 साधन हैं, इनको सही अनुपात में, सही मात्रा में उस उद्योग में लगाता है ताकि उस फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अगर हमको पूंजी वहाँ पर कम चाहिए और ज़्यादा पूंजी लगा दिए तो नुकसान होगा। लेबर कम चाहिए, श्रम कम चाहिए और ज़्यादा श्रम लगा दिए तो नुकसान होगा। यानी कि संगठनकर्ता क्या करता है, सही मात्रा में भूमि, पूंजी, श्रम आदि का, यानी कि ये कह सकते हैं कि संगठनकर्ता उत्पादन के बाकी साधनों को सही अनुपात में इस्तेमाल करता है ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। और लास्ट में होता है साहस। साहस का मतलब होता है हिम्मत, और ये कौन जुटाता है, जो उस उद्योग, उस फर्म का जो मालिक होता है, जिसे हम साहसी कहते हैं। ये साहस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि वो लाभ भी उठाने को तैयार है और हो सकता है नुकसान भी हो, उसके लिए भी वो तैयार है। माने दोनों परिस्थितियों को लिए वो तैयार है, इसलिए उसको साहस कहा जाता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब अर्थशास्त्र की विषय वस्तु आप पढ़ेंगे उस समय आप उत्पादन के 5 साधनों का भी अध्ययन करेंगे। तो ये उत्पादन के 5 साधन हैं और इन 5 के द्वारा ही मिलकर के उत्पादन होता है। तो आर्थिक क्रियाओं के जो पहलू हैं उसमें पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन। ये सभी क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। और ये आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। नंबर 3 विनिमय, इसको कहा जाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज, विनिमय। ये कक्षा 9वीं 10वीं से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि विनिमय किसे कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, एक चीज़ देना, एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु लेना। शुरू में वस्तु विनिमय थी, यानी जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब लोग एक वस्तु सामने वाले को देते थे जो उनके पास ज़्यादा मात्रा में है और उनकी अपनी ज़रूरत की चीज़ सामने वाले से लेते थे। ये कहलाता था उस समय विनिमय। लेकिन आज विनिमय का
परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। मतलब यहाँ आज के डेट पे वस्तु दे करके वस्तु लेने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी दुनिया में मुद्रा विनिमय प्रचलित है, यानी आप मुद्रा दीजिए, जो आपकी मुद्रा है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, पैसा दीजिए और बदले में आप अपनी वस्तु लीजिए। ये कहलाता है एक्सचेंज। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैंने आपको शुरू में बताया था उपभोग, विभिन्न वस्तुओं को हम यूज करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उपभोग कहलाता है। आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर उत्पादन न हो तो उपभोग नहीं होगा, यानी उत्पादन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब नंबर 3 मैं जो आपको विनिमय बता रहा हूँ, ये भी इन दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उपभोग भी करना चाहे कोई, उत्पादन भी करना चाहे कोई, लेकिन विनिमय नहीं होगा, यानी खरीद बिक्री लेन देन नहीं होगा, तो ना तो कोई उपभोग कर सकता है, ना कोई उत्पादन करेगा। तो विनिमय तो इन दोनों चीज़ से महत्वपूर्ण लगता है ना। तो विनिमय भी इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये भी आर्थिक क्रिया है, और ये तीनों अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर हैं, विषय वस्तु हैं। अब नंबर 4 है वितरण। अंग्रेजी में इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है ना। वितरण, आपने प्रसाद वितरण वगैरह सुना होगा। वितरण का मतलब बांटना है, सामान्य सी बात है, सभी जानते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में क्या वितरण, और ये भी आर्थिक क्रिया है। तो अर्थशास्त्र में वितरण को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। आपको मैंने उत्पादन पढ़ाते समय अभी अभी बताया था कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं। ओके, आपको ये वितरण चीज शब्द को बहुत अच्छे से समझना होगा। उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। जब मैंने आपको उत्पादन पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि उत्पादन तभी संभव है जब ये 5 साधन एकत्रित हों, यानी ये 5 साधन को हम इकट्ठा करेंगे तभी उत्पादन होगा। ओके, और इसमें आपको ये भी बताया था कि साहसी जो होता है मालिक होता है, क्योंकि नफ़ा नुकसान दोनों को झेलने के लिए तैयार रहता है। संगठनकर्ता ऑर्गेनाइजर है जो बाकी साधनों को उचित अनुपात में लगाता है। भूमिपति इसका मतलब मालिक होता है भूमिपति, और हमको उसको लगान देना पड़ता है अगर हमने भूमि किराए पे लिया है तो। पूंजी, हम पूंजी के बदले ब्याज देते हैं। श्रम के बदले जो लेबर होता है उसको हम अपना लेबर श्रम प्रदान करता है हमको, तो हम उसको क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। ऑर्गेनाइजर को क्या देते हैं, संगठनकर्ता को वेतन देते हैं। और साहसी जो बचता है लास्ट में लाभ या हानि, वो अपने पास रखता है। देखिए 5 चीज़ इंपॉर्टेंट है, और उत्पादन करने के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 5 साधनों की आवश्यकता होती है। और ये उत्पादन होने के बाद जब जिस भी चीज़ की उत्पत्ति हुई, उत्पादन हुआ है, उस चीज़ को बाजार में बेचने के बाद जो मिलता है प्रतिफल, वो ये 5 साधनों में बंटना चाहिए ना। लेबर को मजदूरी मिलना चाहिए, भूमिपति को लगान मिलना चाहिए, पूंजी को ब्याज मिलना चाहिए, संगठनकर्ता को वेतन मिलना चाहिए, साहसी को लाभ मिलना चाहिए। अगर ये 5 साधनों को ना मिले, कल के डेट में मैं एक उदाहरण देता हूँ कि उत्पादन होने के बाद पूरा पैसा साहसी ने रख लिया ये सोच करके कि मैं मालिक हूँ, तो कल के डेट पे पूंजी, श्रम, भूमि सब उस उत्पादन प्रक्रिया से हट जाएंगे। अतः उत्पादन होने के बाद जो भी पैसा है, प्रतिफल जिसको हम कहते हैं, वो 5 साधनों में बंटना चाहिए उनकी योगदान के अनुसार। इसी को कहा जाता है वितरण। उत्पादन के साथ एक बार फिर से समझ लीजिए कि वितरण क्या है। वितरण है उत्पादन के साधनों में प्रतिफल का जो भी बंटवारा होता है, उसे हम कहते हैं
वितरण। और किसको क्या मिलता है मैं आपको बता दूं, भूमिपति को मिलता है लगान, पूंजीपति को मिलता है ब्याज, श्रम को मिलता है मजदूरी, संगठनकर्ता को मिलता है वेतन, और साहसी लास्ट में जो बचता है जिसे हम लाभ कहते हैं वो मिलता है साहसी को। और अगर लाभ ना मिले तो हानि उठानी पड़ती है उसको। ओके, तो आर्थिक क्रियाएं 4 मैं आपको बता चुका हूं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, और नंबर 5 है राजस्व, जिसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। ओके, राजस्व का मतलब होता है सरकार की आय एवं व्यय का अध्ययन करना। सरकार कहाँ से पूंजी जुटाती है, कहाँ कहाँ खर्च करती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सरकार के बजट का अध्ययन किया जाता है। सरकार कैसे टैक्स लगाती है, कैसे टैक्स में रिलैक्सेशन देती है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन राजस्व में किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पता है सरकार अनेक जनहित के कार्य करती है। सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, बिजली की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, करोड़ों रुपए खर्च करती है। वो सरकार का व्यय हो गया। अगर सरकार व्यय करती है यानी खर्च करती है तो सरकार को कहीं ना कहीं से आय भी प्राप्त करती होगी। तो सरकार के आय के स्रोत क्या है, सरकार व्यय कैसे करती है, इन चीज़ों का यानी सरकार के बजट का अध्ययन हम राजस्व में करते हैं। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। आपको ये कहना है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं क्या हैं मैंने आपको उदाहरण दे करके समझा दिया है। अनार्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, उनको हम 5 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला उपभोग, उत्पादन, दूसरा, तीसरा विनिमय, चौथा वितरण, पांचवा राजस्व। ये हम जो भी आर्थिक काम करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं, वो इन 5 में से किसी न किसी भाग का हिस्सा है हमारी आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं ये हैं और ये समस्त आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर और आर्थिक क्रियाएं। तो अगर आपको इसमें से कुछ और पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। मैं आपको उसको और समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।